हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीयूष क्लासेस में। आइए आज एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सवालों को बनाते हैं। इसके पहले नंबर सवाल को देखते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण डिग्री में कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या कि पूरक कोण जो होता है, पूरक कोण का योग 90 डिग्री और संपूरक कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप तो ये जान रहे हैं। अब दो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा मेरा 180 डिग्री होगा। अब पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो आइए इन सवालों को अब आप बनाइए। समझ गए होंगे कि संपूरक कोण 180 डिग्री, पूरक कोण 90 डिग्री। पहला अगर संपूरक कोण अगर हम देखा जाए तो पहला संपूरक कोण जो होगा, पहला संपूरक कोण वो x होगा। ठीक है, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो दूसरा कोण होगा वो 28 डिग्री अधिक है, तो x प्लस 28। ये क्या हो गया x प्लस 28। दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो ये छोटा कोण और ये बड़ा कोण 28 डिग्री अधिक है छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक। अब इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा, तो x प्लस 28 बराबर 180 डिग्री। समझ गए बात को, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों कितना होगा 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 28। समझ गए। अब 180 डिग्री में हम 28 को माइनस करेंगे, 180 डिग्री में 28 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हो जाएगा मेरा 152 डिग्री। 2x बराबर 152 डिग्री, तो x बराबर क्या होगा 152/2, तो 2 सती 14, 2 छकी 12, 76 डिग्री हो गया। अब आप इसी सवाल को और अलग तरीके से भी कर सकते थे। आइए उन शॉर्ट ट्रिक को आपको मैं बताता हूँ। आइए उन शॉर्ट ट्रिक को मैं अब आपको समझाता हूँ। आपको देखना है कि क्या बोला जा रहा है, संपूरक कोण बोला जा रहा है या पूरक कोण। तो यहाँ बोला जा रहा है संपूरक कोण। संपूरक कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में आप 28 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 152 डिग्री। 152 डिग्री बचा। अब क्या करना है, दो संपूरक कोण बोला जा रहा है। कितना बोला जा रहा है, दो संपूरक कोण। तो 152 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 76। इसका आंसर हो जाएगा 76। बोलिएगा 76 क्यों हो गया, 28 डिग्री अधिक बोला जा रहा है। तो दूसरा कोण कितना है 28 डिग्री अधिक है, इसमें 8 जोड़ दीजिए। 8 14 के 4 हाथ में चाहिए, 1 7 2 9 1 10, 104। 104 और 76 को जब आप जोड़िएगा, 76 और 104 को जब आप 76 और 104 को जोड़िएगा, तो वो जुट करके कितना हो जाएगा 104 में अगर हम 76 को जोड़ देते हैं तो 180 डिग्री हो गया ना मेरा ये संपूरक कोण, पुड़ गया ना 180 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, आगे से आप ध्यान रखिएगा इन बातों का कि जब भी दो संपूरक कोणों के बारे में बोला जाए तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 180 डिग्री में 28 को घटा देंगे और जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा 76 निकलेगा। अगर आपको बोलेगा कि इसमें से छोटा कोण और बड़ा कोण निकालना है, तो आप 180 डिग्री में 76 को घटा दीजिएगा, तो 6 4 10, एक पैसा ले लिए यहाँ से, तो 0। दूसरा कोण 104 डिग्री और पहला कोण 76 डिग्री, इन्हीं दोनों का योग 180 डिग्री होगा। और बोल रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो ये जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण 104, बड़ा कोण जो 104 है वो छोटा कोण जो 76 है, इससे ये 28 डिग्री अधिक है। 28 डिग्री अधिक है। आइए अगले सवाल को बनाते हैं। सवाल कह रहा है, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार के टेन थीटा बराबर 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है, तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी मीटर में ज्ञात करने बोला जा रहा है। देखिए, इस सवाल को बनाना बहुत आसान है। आइए मैं इस सवाल को बनाने के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ऐसे बनता है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये सीढ़ी है मेरा, ये क्या है सीढ़ी है, ये मेरा सीढ़ी है यहाँ लगा हुआ। अब ये ज़मीन पे तो कहीं ना कहीं टिकेगा, इधर नीचे भी, तो ये मेरा सीढ़ी है और ये यहाँ दीवार में यहाँ तक चिपका हुआ है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, टेन थीटा। तो टेन थीटा समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। लेकिन लंब कब होगा, जहाँ थीटा होगा। थीटा तो मेरा ये दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया। थीटा की सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट लगे हुए भाग जो होता है वो बेस होता है। वो क्या होता है, बेस होता है।
तो मेरा जो ये लंब बटे आधार है, तो लंब हो गया ये 15 मीटर और ये 8 मीटर हो गया। जो ये ज़मीन से लेकर सीढ़ी के जो नीचे वाले भाग से लेकर दीवार तक की जो दूरी दी गई है, ये टेन थीटा में 8 दी गई है। और दीवार के ऊपरी भुजा से लेकर दीवार के नीचे ज़मीन तक की ये जो दूरी दी गई है, ये दी गई है कितना, 15 मीटर टेन थीटा के अनुमान से। अब हमें बोला क्या जा रहा है सवाल में कि दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात करनी, ये दूरी हमें निकालनी है। लेकिन शीर्ष की ऊंचाई दे दिया गया है, ये जो ऊंचाई दे दिया गया है ये दिया गया है हमें 30। कितना दिया है, 30। तो 15 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 हो जाएगा, अब आप ये सोच लीजिए। तो 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 30 होगा। अब जब आपको एक चीज़ पता होगा, अंश और हर, अगर मैं हर में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अंश में भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बात तो आप जानते होंगे। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है। अगर मैं 15 में 2 मल्टीप्लाई करके 30 लाया जो सवाल में दिया हुआ है, तो वही चीज़ 2 इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16 मीटर। तो वही मेरा इस सवाल का आंसर होगा, 16 मीटर। अगर आप ऐसे नहीं समझे कि आखिर 15 बराबर 2 क्यों कर दिया गया, तो आइए मैं अब समझाता हूँ। हमारे सवाल में 15 बराबर कितना दिया हुआ है, 30। 15 बराबर क्या दिया, 30। 8 बराबर पूछा जा रहा है, 15 बराबर पूछा जा रहा है, तो 30/15 गुना 8, 15 दूना 30, 8 दूना 16, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूलानुपातिक सूत्र का उपयोग करें। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3, क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या होता है, 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य। तो बहुलक मेरा कितना दिया हुआ है, 28.4 दिया हुआ है, बहुलक 28.4 दिया हुआ है। 3 माध्यिका, 3 गुना माध्यिका कितना दिया, 88 दिया हुआ है, 3 गुना 88 माइनस माध्य कितना दिया, तो माध्य में निकालने बोल रहा है तो 2x, क्योंकि 2 तो है और माध्य दिया नहीं है तो x मान लेते हैं। तो अब 88 गुना 3 कितना होगा, 8 3 24 के 4, 2 8 3 24 2 26। तो 28.4 बराबर 264 माइनस 2x, समझ गए, 2x इतना निकल गया मेरा। 28.4 बराबर 264 माइनस 2x है, तो ये माइनस 2x को इस साइड ले आएंगे तो 2x होगा, बराबर दे देंगे 264 और माइनस उसमें 28.4। अब आप क्या कीजिए, 28.4 इसमें से माइनस कीजिए, 28.4 माइनस कीजिएगा इसमें से, तो 264 में 28.4 अगर माइनस करते हैं तो 6 4 10, एक पैंचा ले लिए यहाँ से, 8 5 13 और 5 में 2 गया 3 और ये 2, तो मेरा बचा कितना, 235.6/2, ये है 235.6/2, क्योंकि x बराबर ये 2 इधर आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14, पॉइंट 2 8 16, इसका आंसर होगा 117.8। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर त्रिज्या दिया हुआ रहे तो 4πr², अगर त्रिज्या दिया हुआ होता तो, वैसे आप त्रिज्या व्यास को अगर आप आधा करते हैं, व्यास को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये r बराबर निकलता है, व्यास बटे 2 कर देंगे तो ये r निकलता है। अगर मेरे पास डायरेक्ट त्रिज्या दे देता तो मैं 4πr² से भी निकाल सकता था, लेकिन अगर आपके पास व्यास दिया, व्यास से भी आप निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला अगर आपको याद है तो πd², क्या होता है, πd² होता है। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आइए इसका मैं πd² से इसे सॉल्व करता हूँ। πd² से क्या करेंगे, 22/7 गुना 98 × 98, 7 से जब डिवाइड कीजिएगा 7 7 चौक 28। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, जब आप 98 गुना 22 कीजिएगा तो ये होता है 2156, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 2156 से जब आप 14 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो होता है 30,184। यही इसका आंसर होगा, 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है
76, 83, 30, 11, 81, 52, 18, 34, 84, 35 और 27 का माध्यिका ज्ञात करें। तो याद रखने वाली इसमें जो चीज़ें हैं अपने को, इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप किसी भी एक में सजा लीजिए। सबसे पहला हम छोटा लिखते हैं 11 को, सबसे छोटा 11 है। 11 के बाद 18 है, 18 के बाद क्या है 27 है, 27 के बाद क्या है 30 है, 30 के बाद क्या है 34 है, 34 के बाद 35 है, 35 के बाद 52 है, 52 के बाद 76 है, 76 के बाद 81 है, 81 के बाद 83 है, 83 के बाद 84 है। आप किसी भी हिसाब से सजा लीजिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इसे सजा लीजिए। सजा लेने के बाद क्या देखना है हमें कि काउंटिंग में जब हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखना है काउंटिंग में ये विषम आता है या सम आता है। अगर विषम आया, विषम आ गया, तो विषम आने का फॉर्मूला क्या है इसका, अगर विषम आता है तो n + 1/2, n + 1/2, तो टोटल कितना आया 11 आया, तो 11 + 1/2, ठीक है। तो 11 12/2, तो 2 से भाग देंगे तो सिक्स्थ टर्म मतलब छठा टर्म जो है ना इसका माध्यिका होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो छठा निकला ना, ये जो छठा निकला 35 इसका आंसर होगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये भी समझना है, अगर ये सम आता तो, अगर यही चीज़ आपको सम में आता तो सम आने के बाद आपको क्या करना है, यही सेम चीज़ों को, अगर सम मतलब सिर्फ यहाँ तक रहता, ये नहीं रहता, ये वाला हटा देते हैं, यहीं तक रहता 10 में से, तब आपको क्या करना था, सबसे पहले इसमें n/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1, ये दोनों कर दिए। अब इसके नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 10 जैसे 10 रहता तो 10 में से 10/2 प्लस 10/2 10/2 + 1/2। तो अब क्या कीजिएगा आप इसी चीज़ को 10/2 5, 10/2 कितना हो गया 5, प्लस 5 2 पंचे 10, 5 1 6, 6/2। तो पांचवा पद फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म दोनों को लेना है हमें। तो पहला 1 2 3 4 5, 34 नंबर लेना है और सिक्स्थ टर्म भी लेना है, ये 35 भी, 34 और 35 दोनों को लेना है। अब मुझे 34 और 35 दोनों को लेना है। 34 को भी ले लेंगे, 34 + 35/2, तो 5 4 9 और 3 3 6/2। तो इसको काटेंगे। अगर ऐसा सवाल रहता 10 काउंटिंग में रहता तो इसी तरह सवाल बनता। समझ गए बात को। अब आपको इतना ये फॉर्मूला इस सब में लगाना नहीं है। अब आप देखिए इसको बनाना कैसे है, ये तो समझने का था, आप समझ गए। इसे बनाया जो जाता है ना, बहुत आसान है बनाने का। एक तराजू का पलड़ा जैसे बराबर करते हैं ना दोनों साइड, सेम उसी तरह आप दोनों साइड बराबर करके उसे हटा दिया कीजिए, बस। और कुछ नहीं है इसमें, आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मेरा क्या करना है इसमें सवाल में क्या करना है, दोनों साइड से बराबर बराबर हटाते जाइए। ये 1 इधर से हटा दिए, 1 मान के चलिए, इधर से ये 1 हटा दिए, ये 2 हटाए इधर से, तो इधर से भी 2 हटा दिए, 2 फिर इधर से हटाए तो 2 फिर इधर से हटाए, और फिर इधर से 1 हटाते हैं तो फिर इधर से भी 1 हटाना पड़ेगा। तो बच गया बीच में कौन, जो बीच वाला होता है ना सीधा, वही उसका माध्यिका होता है, समझ जाइए। अगर अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 84 को हटा देते हैं, 84 हट गया। अब आपको पूछेगा माध्यिका क्या होगा। अब आपको जब माध्यिका पूछा जाएगा तो आप इधर से काटिए, इधर से भी जैसे आप इधर से काटिएगा, एक इधर से काट दीजिए, 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 फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए। अब आपका दोनों, अगर 35 भी काट दीजिएगा तो 34 भी कट जाएगा। लेकिन हमको लेना क्या है, बीच वाला होता है। क्या होता है, माध्यिका क्या कहलाता है, बीच वाला होता है। मतलब 34 और 35 के बीच वाला अंक माध्यिका होगा, क्योंकि ये सम संख्या था, 10 काउंटिंग में हो गया, तो 10 काउंटिंग में हो गया बीच वाला। तो 34 और 35 को जब हम जोड़ देंगे, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो फॉर्मूला से भी तो यही आया था ना, 69/2। तो यही सेम चीज़ है। अब अगला सवाल जो मेरा कह रहा है, यदि 7.5 अनुपात 19.5 समानुपात 16:x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत हल्का सवाल है। इस सब सवाल को ऐसे सवाल में क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में। लोगों को लगता है बहुत हार्ड पूछता, नहीं, ऐसा नहीं, आपको करना है जल्दी, बस यही है सवाल। 19.5 = 16/x, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट उड़ गया। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, और 5 1 × 5 = 25। अब क्या होगा, 15x बराबर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 × 39, 15x बराबर 16 × 39। अब 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9,
अब आप क्या कीजिएगा, 16 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो 16 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तिया 48 और 16 का 16, 8 6 4 तो सुना चाहिए 208 बटे 5, समझ गए। अब 5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 208 बटे 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 3 बच गया, तो 5 छके 30, 41.6 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। आइए अगले सवाल को बनाते हैं। ये सवाल कह रहा है एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया हुआ है, 797 है। वह धनराशि का निकटतम पूर्णांक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। मतलब निकटतम पूर्णांक तक, मतलब इसका मतलब है ये दशमलव में आएगा, इसीलिए बोला जा रहा है निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। तो आइए इस सवाल को दो मेथड से बताते हैं आपको मैं। सबसे पहला मेथड क्या है इसका, फॉर्मूला बेस्ड। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस के बारे में बोला जाए तो सबसे पहले 2 साल का डिफरेंस होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर बटा 100 पर होल स्क्वायर। ये 2 साल का है, ये कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल का अगर डिफरेंस पूछा जाए तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। और यहीं पर अगर 3 साल का डिफरेंस दे दिया जाए तो 3 साल तक के डिफरेंस में क्या करना पड़ता है, P आर बटा 100 का होल स्क्वायर। ये तो ऊपर 2 साल वाला जो है वो सेम होता है। उसके बाद होता है 300 प्लस आर बटा 100। समझ गए, ये फॉर्मूला होता है यूज 3 साल के लिए। आइए फॉर्मूला पे इसको बैठा करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। 2 साल का फॉर्मूला क्या था, एक बार आप फिर से रिपीट कीजिए। 2 साल का फॉर्मूला था डी बराबर P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस मेरा कितना है, 797 मेरा डिफरेंस है, बराबर P हमको तो निकालना ही है, आर कितना है मेरा 16% है। आर कितना दिया हुआ है, 16% दिया हुआ है। लेकिन सवाल में क्या है प्रॉब्लम की, 2 वर्ष बोला नहीं गया, लेकिन 2 वर्ष इसमें जरूर लिखा जाना चाहिए था। 2 वर्ष लिखा नहीं गया है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग इसको लोग 2 साल मान करके ही बनाया जाएगा, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है। तो 16 बटा 100, 16 बटा 100 का होल स्क्वायर। तो 16 को 2 8 16, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 25, समझिए ये 25। अब क्या हो गया मेरा, कितना निकला, 797 इक्वल टू P इंटू 4 बटा 25 का होल स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, आइए आगे करते हैं। अब इसको क्या करना है, P बराबर 797 इंटू 25 25 हाँ 625, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुना 25 बटे 4 गुना 4। समझ गए। अब क्या करना है, अब आगे देखिए, P इक्वल टू 25 गुना 25 625, 25 गुना 25 कितना होगा, 625 होगा, 25 गुना 25 625। और 797 को जब 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, 625 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 498125 बटे में नीचे कितना आएगा, 4 चौके 16, 16 आएगा। और जब 16 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 31,132.8125। समझ गए, यही इसका आंसर होगा जो हमारा दिया गया है, अप्रॉक्स में दिया हुआ है। तो पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद 8 है, तो 8 से इधर होगा बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो 31,133 इसका आंसर आप लगा सकते हैं। इसके नज़दीक में नियरेस्ट में कोई नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा इस मेथड से। आइए एक अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड जो है वो बहुत आसान है, आइए उस मेथड को समझते हैं। हमारा क्या रेट परसेंटेज कितना दिया गया है, रेट परसेंटेज है 16%, और 16% को जब आप तोड़िएगा तो लिखाएगा 16 बटा 100, 4 चौक 16 और 25 चौके 100, समझ गए, 4 बटा 25। अब इसे आप क्या कीजिए, 25 25 हाँ 625, 2 साल का है ना, 2 साल का, मान लिए मूलधन मेरा 625 रुपये है, मूलधन जो मेरा मूलधन है इसका 625 है, 2 साल के लिए है। तो 1 साल में 4 बटा 25 रेट के हिसाब से, 4 बटा 25 रेट के हिसाब से जब इसे काटेंगे, इसको 4 बटा 25 करना है, 4 बटा 25, तो 25 25 हाँ 625, तो ऊपर 25 और 25 चौक 100, तो ये होगा 100। फिर वही चीज़ सेम करना है, 25 25 हाँ 625 और 25 चौके 100, फिर वही रेट लगाना है यहाँ 4 बटा 25, तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16। मतलब इतना याद रखिएगा, ये जो मेरा निकला, ये दोनों, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट हुआ 2 साल का,
और ये तीनों जो मेरा हुआ, ये जो तीनों हुआ, तो ये तीनों मेरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। तो सबसे पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, CI कितना होगा, 2 साल का CI होगा मेरा 100 प्लस 100 अब प्लस 16 तो 216, 216 216 हो गया। और कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट तो 100 प्लस 100 सिर्फ लेना है हमको, ये नहीं लेना है। मूलधन, यहाँ देखिए ये मूलधन 100, सॉरी मूलधन पे तो ब्याज लगा तो वो 100 हुआ, और मूलधन पे ब्याज लगा तो ये 100 हो गया। और फिर जो ब्याज पे ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज लगा 4/25, ब्याज पे ब्याज लगा, तो ब्याज पे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में लगता है, ना कि सिंपल इंटरेस्ट में। तो ब्याज पे मैंने ब्याज लगा के 16 रुपये निकाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला तो 216। और सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा मेरा 200। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, हुआ निकला कितना 16, लेकिन सवाल में कितना दिया गया है दोनों के बीच का अंतर 797। आइए, लेकिन सवाल में मेरा दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है 797, लेकिन निकला मेरे पास कितना 16। 16 बराबर कितना हो जाएगा, 16 बराबर 797, 797। लेकिन मूलधन मेरा कितना था, माने कितना थे 25 25, हाँ 625 को माने थे मूलधन, तो 625 बराबर मूलधन बराबर में निकालना है, तो 797 बटा 16 गुना 625। जब आप इसे कीजिएगा 625 से मल्टीप्लाई तो मेरे पास निकलेगा ये, जब आप पहले डिवाइड दे दीजिए 16 से 797 को भाग दे दीजिए तो आपको निकलेगा कितना 49.8125, 49.8125 निकला। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा, तो 625 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा इसे 625 से, तो 625 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकलेगा 31132.8125। समझ गए, ये इसका आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 बराबर 0 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 बराबर 0 दोनों मूल सार्व है तो k का मान ज्ञात करने के लिए इसमें बोला जा रहा है। आइए आगे आप एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहला चीज समझना है, अगर समीकरण निकाय का एक हल हो, अगर समीकरण निकाय का एक हल हो तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, यही होता है। अगर समीकरण निकाय का हल एक हो बराबर इज नॉट इक्वल टू एक हल, इसका क्या होगा, एक हल होगा। समझ गए। अगर हमारे समीकरण निकाय का हल कोई भी हल नहीं हो, एक भी हल नहीं हो, एक भी हल अगर नहीं होगा तो मेरा जो सवाल होगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। और अगर समीकरण निकाय के अनेक हल हो, मतलब एक नहीं अनेक हल हो, इसका तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई भी हल नहीं है, कोई नहीं हल। और अगर एक नहीं अनेक हल हो, तब अनेक हल होने में जो मेरा सवाल का इसका होगा, जो सवाल हमारा भी अनेक हल के बारे में ही बोला जा रहा है, इसमें क्या करेंगे, अनेक हल में क्या होता है, अनेक हल में होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब तीनों बराबर होता है, तीनों का तीनों बराबर होता है। वही यहाँ पूछा जा रहा है, दोनों मूल सार्व हैं, दोनों मूल मेरे क्या हैं, सार्व हैं। तो आइए इस तीनों को बराबर करते हैं। दोनों मूल बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों मूल बराबर करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए आपकी मूल, दोनों मूल सार्व हैं, सार्व करने के लिए तीनों बराबर होगा। तो पहला वाला का क्या है 2, दूसरे वाले का क्या है 3 इक्वल टू, यहाँ क्या है k है k, यहाँ क्या है 4 है k बट्टा 4, यहाँ क्या है 8 है, यहाँ 8, यहाँ क्या है 12। मतलब हमें जैसे कि 2x² प्लस kx बराबर प्लस 8 बराबर 0 है, तो ये जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में ये वाला पहला a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा और ये वाला c हो जाएगा। तो हम इसमें x नहीं लेते हैं, हम इसमें हमको 2 लेना है, इसमें k लेना है, इसका 8 लेना है। समझ गए। अगर माइनस रहता तो माइनस भी लेते, अगर ये -2 रहता तो माइनस लेते, इसमें माइनस के, यहाँ माइनस रहता तो माइनस के लेते। समझ गए, वही चीज करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए आप 2 चौके 8, 2 छकी 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये भी 2/3, ये भी 2/3, बट ये क्या है k बटा 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 बराबर k बटा 4, तो k बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
के बराबर 4 दूना 8 बटे 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम जब इसके ऊपर पे, जब आप यहाँ पर इसके ऊपर पे 8/3 रखिएगा, 8/3 रखिएगा, तो आप क्या कीजिएगा इसको, आप क्या कीजिएगा इसको कि 8/3 गुना 1/4, तो 4 दूना 8, ये क्या हो गया 2/3 हो गया। तो ये भी 2/3, ये भी 2/3, ये भी 2/3, मतलब अनेक हल होने का जो मेरा फॉर्मूला था वो मेरा फॉर्मूला था A/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अनेक हल होने का यही था फॉर्मूला। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर 5% का लाभ कमाता है तो दूसरे पर 30% की हानि कमाती है। तो बोल रहा है पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत, उसका हानि ही हुआ है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि कितना हुआ है। तो चलिए हम इसका ये जो है ना, ये 63,000 रुपये लीजिएगा तो बनाने में बहुत मुश्किल होगा, हम सैकड़ा मानते हैं। मान के चलिए वो एक ड्रायर जो था 100 रुपये का, 100 रुपये का ड्रायर उसने बेचा एक, उसमें एक में क्या किया वो 5% का प्रॉफिट कमाया, और एक ड्रायर को क्या किया वो 100 रुपये में खरीदा होगा, 30% की हानि हुई, उससे कितना हुआ 70 किया। ये जीरो कट गया, 5 दूना 10 21, अब 5 दूना 10 20, ये 20 हो गया। अब देखिए बेचा क्या है, 63,000 प्रति ड्रायर की दर से दोनों ड्रायर बेचता है, मतलब दोनों ड्रायर को जो बेचा है ना वो दोनों 63,000 में बेचा है। लेकिन हमारा जो है इसको समान करना पड़ेगा, ये 21 रुपया में बिक रहा है और ये 7 रुपया में बिक रहा है, लेकिन एक को ये नहीं बराबर करना है, हमें ये बराबर करना है सेलिंग प्राइस को। तो इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10 तिया 30 हो जाएगा, ये 7 तिया 21 हो जाएगा, मतलब मेरा 21 बराबर हो गया, और ये 30 है, ये 20 है। अब पूछ रहा है उसके पूरे लेने देने में कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 20 50 रुपये, 30 20 50, दोनों से ड्रायर को मान के चलिए, एगो को 20 रुपये में खरीदा, एगो को 30 रुपये में खरीदा, दोनों को जोड़ करके कितना 50 रुपये हो गया। लेकिन दोनों को बेचा कितने रुपये में, जोड़ करके दोनों से 42 रुपये हुआ। कितने का नुकसान हुआ उसको, 8 रुपये का नुकसान हुआ। 8 रुपये का नुकसान उसको कितने पे हुआ, 8 रुपये का नुकसान उसको 50 रुपये पे हुआ। तो अब बोल रहा है परसेंटेज, 50 दूना 100, 8 दूना 16% का उसको ले दे के नुकसान हो गया। समझ गए सवाल को? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से समझाते हैं। मान के चलिए एक ड्रायर को मैंने 100 में खरीदा, उसको 105 में बेच दिया। दूसरे ड्रायर को भी मैंने 100 में खरीदा, उसको 70 रुपये में बेच दिया। अब जब हम डिवाइड करेंगे, ये 100 को 5 से काटे, इस 100 को 5 से काटे, अब मेरा ये 21 है, ये 20 है, और ये जीरो कट गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ड्रायर को एक ही दाम पे बेचा गया। तो जब हम बेचे एक ड्रायर को तो 21 रुपये में, एक को ड्रायर को 7 में तो बेच नहीं सकते, तो इसे भी हम बराबर कर लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये 20 रुपये और ये 30 रुपये जुड़ कर 50 रुपये हो गया। मतलब जो कोई भी सामान जो खरीदे थे वो सामान मेरा जोड़ करके 50 रुपये हुआ, और दोनों जो बेचे बराबर दाम पे वो 21 42 रुपये हो गया। लॉस कितना हुआ मेरा, 8 रुपये का लॉस हो गया। कितने पे हुआ, 50 रुपये पे हुआ। उससे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16% उसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत हल्का है। इस सवाल को क्या बनाना, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 5/16 प्लस 2/8 माइनस 2, इन सब सवालों को क्या है ना, आपका कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा आप उतना आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। तो इसका देखिए नीचे वाले का एलसीएम क्या निकलेगा, नीचे वाले का एलसीएम 16 निकलेगा। क्या निकलेगा, 16 निकलेगा। अब 8 दूना 16, 3 दूना 6, प्लस 8 दूना 16 2, प्लस 16 का 5, प्लस 2 दूना 4, अब माइनस 16 दूना 32। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए सबको, 5 4 9, 9 6 15 2 17, तो माइनस 32 प्लस 17/16, तो बचा कितना, -15/16। जब आप इसे घटाइएगा तो -15/16, तो इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली बने रहिए इस चैनल पे, आपको पर डे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, और चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन लाऊंगा। धन्यवाद।